स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो स्टूडेंट्स, हियर आई एम विथ न्यू टॉपिक ऑफ योर क्लास 10th। हम लोग लेसन नंबर 3 इस टाइम पढ़ रहे हैं और लेसन नंबर 3 में किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाना था वो वर्क हम लोग कर चुके हैं। अब हमारे पास स्टार्टिंग की वीडियोस में ये डिस्कशन हुआ था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड के साथ साथ एक दूसरा मेथड होता है एल्जेब्रिक मेथड। और ये भी डिस्कशन हुआ था कि उस एल्जेब्रिक मेथड में कुछ पार्ट्स हैं, मतलब कुछ डिफरेंट अलग अलग एल्जेब्रिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो आज मैं आप लोग के सामने उसी एल्जेब्रिक मेथड को लेकर के आया हुआ हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड था तो फिर एल्जेब्रिक मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपके मन में आंसर उठा होगा कि एल्जेब्रिक मेथड आसान होता है, ग्राफिकल मेथड टफ होता है, वो टाइम टेकन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने आपके सामने देखी एक लाइन लिख रखी है, सबसे ऊपर तो आपकी हेडिंग है आज की, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट थिंग, व्हाई वी नीड एल्जेब्रिक मेथड इफ ग्राफिकल मेथड इज देयर। तो अब आपको मैं जो सोचने के लिए कह रहा हूं आप वो सोचिएगा। क्या है? थिंक अबाउट इफ सोल्यूशन ऑफ एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी 2/3, 1/7, मतलब x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 1/7, √2, 7√3, x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 7√3, 1.25, 6.15। एज वी ऑल नो कि जो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो ये तो जितने नंबर्स मैंने आपके सामने एज अ ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं ये सारे रियल हैं, कॉम्प्लेक्स तो मैंने अभी फ़िलहाल यूज ही नहीं किया है। तो क्या इन पॉइंट्स का ग्राफ में मिलना उतना ईजिली पॉसिबल है? स्पेशली मैं बात करूंगा √2, 7√3 एंड 1.25 और 6.15 की। क्या ये वैल्यूज़ ग्राफ में मिलना पॉसिबल हैं? ज़रूर आपके मन में आंसर आ चुका होगा कि सर नहीं है, ये ग्राफ में हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग एल्जेब्रिक मेथड का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफ में रिप्रेजेंट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड में मेनली 3 नए मेथड्स हैं, जिसमें से कि जो सबसे पहला है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ये वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको लग रहा होगा कि यार अगर आपने कहीं थोड़ा बहुत देखा होगा बुक में तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो सब्स्टिट्यूट करना रहता है, एक वैल्यू निकाली दूसरी रख दी, ऐसे करते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, सॉल्व करते हैं, वेरिएबल एक्स वाई आ जाता है, हो गया। नहीं, ये तो करते ही हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे लास्ट में समझाऊंगा वो शायद आपको कहीं बुक में लिखी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको ये वीडियो ही लास्ट तक देखना है, तभी आपको वो चीज़ क्लियर होगी। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि 90% बच्चों को नहीं आती है। 90% आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। जैसे हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए, ठीक,
एक में हमारे पास वैल्यूज़ क्या रहेंगी, x और y के टर्म्स में वेरिएबल्स होंगे वहाँ पे। तो उन x और y के टर्म्स के वेरिएबल में हम किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की, चाहे x की चाहे y की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हम दूसरी इक्वेशन में ले जा करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते करते हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी, चाहे x की चाहे y की। और अब जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको पता चल गई है उसको आप ला करके रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो इक्वेशंस दी गई हैं उनमें, या जो आपने अभी अभी x या y के टर्म्स वाली फ्रेम की थी उसमें। तो सॉल्व होके आपको सेकेंड वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मेन फोकस रखना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन पे कि आपकी कैलकुलेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आप कौन सा मेथड फॉलो कर पाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये तो बात हो गई सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, मेन आपका फोकस मेरी उस बात पे आना चाहिए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या इसके बाद जो मेथड्स हैं वो मेथड्स हों, करते टाइम पे जब हम एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं, तो होता क्या है कि क्वेश्चन के सिंप्लीफाई करते वक्त, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते वक्त वेरिएबल ही कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब कि वेरिएबल वहाँ से गायब हो जाता है, कैंसिल होकर के हट जाता है। सिर्फ और सिर्फ LHS और RHS दोनों में कांस्टेंट वैल्यूज बचती। आपको ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 जो मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो के बाद, उस एक्सरसाइज के पहले ही क्वेश्चन में थर्ड पार्ट हमारे पास ऐसा है जहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वेरिएबल्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे सोचोगे यार ये तो हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे, x और y की हम वैल्यू निकाल रहे थे वेरिएबल की, और ये वेरिएबल ही कैंसिल हो गया। जब ये वेरिएबल ही कैंसिल हो गया तो फिर अब हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, आएगा क्या हमारे पास। तो उस केस में LHS और RHS में जो दो वैल्यूज़ बचती हैं वो दोनों कांस्टेंट रहती हैं, फिर वहाँ पे वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है। पहली चीज़ आपको ये देखना है कि LHS और RHS की दोनों वैल्यूज सेम हैं या नहीं। अगर सेम है तो वो जो है एक ट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा, और अगर डिफरेंट है तो वो एक फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा। जैसे कि LHS में आपके आ गया 10 और RHS में भी कितना आ रहा है 10, तो 10 इक्वल्स 10, तो 10 तो 10 के इक्वल होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। लेकिन LHS में आपके आ रहा है 4 और RHS में आपके कितना आ रहा है 0, तो क्या 4 0 के इक्वल होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो अगर स्टेटमेंट ट्रू मिला, देखिए वेरिएबल गायब हो गया लेकिन उसके बाद भी अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू मिला देन इट इज़ अ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इस केस में आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट मिला तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बारीक चीज़ है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और काफ़ी टाइम ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन दे करके बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। बोर्ड वाले बच्चे सोल्यूशन कर रहे होते हैं, XY गायब हो गया सॉल्व करते करते, तो उनको एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार अब क्या करें, अब तो हम जो XY निकालने की कोशिश कर रहे थे वही नहीं रह गया, है ना। तो इस अकॉर्डिंग मैं आपको ये बहुत ही महीन सी बात बता रहा हूँ, इसको आप अपने दिमाग में रखिए। अब आप जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।